बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसे कि रौरमन जानिला और रौरमन से वादा कर रही कि यह दिन और यह बेरा नवा जानकारी साथ उपस्थित हो, तो लेव हम नवा जानकारी साथ उपस्थित हो जाही। मकिल जानकारी आगे लेवे के आगे चलू हमारे देखती कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जाती है बीजोपचार योजना। आम के मंजरों को झड़ने से बचाएं। ओपन मिल समरसेबल पंप सिंचाई कार्य को करता है आसान। फसलों पर कीट व्याधियां आमतौर पर लगते हैं, जिस कारण किसान को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यदि बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लिया जाए तो काफी हद तक बीज जनित रोगों से बचाव होता है। राज्य के कृषक सभी फसलों की बुआई बीजों को उपचारित करके ही करें। इसके लिए राज्य में सीड ट्रीटमेंट कैंपेन चलाई जाती है। फसलों में रोग लग जाने की स्थिति में उससे बचाव थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए रोग लगने से पहले ही उससे बचाव कर लेना अच्छा होता है। उचित दवाओं द्वारा बीजों को बुआई से पूर्व उपचारित कर लेने से रोग व्याधियों के लगने की संभावना नहीं रहती। इसके लिए राज्य सरकार सीड ट्रीटमेंट कैंपेन चलाती है, जिसके अंतर्गत कृषकों को बीजोपचार करने का प्रशिक्षण देकर दवाएं अनुदानित दर पर मुहैया कराई जाती है। बागवानी से जुड़े कृषक अब आम की फसल के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आम के पेड़ों पर मंजर आने शुरू हो जाएंगे। यही मंजर आगे आम की फसल के रूप में हमें प्राप्त होंगे, इसलिए इन मंजरों की देखभाल बहुत ज़रूरी है। मंजर आते ही उनमें कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे मंजर का झड़ना, मधुआ कीटों का लगना इत्यादि। मधुआ कीट के नियंत्रण के लिए 1 मिलीलीटर इमिडाक्लोरपिड 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना लाभप्रद होता है। साथ ही जब मंजर मटर के दाने के आकार का हो जाए तो फ्लानोफिक्स दवा 1 मिलीलीटर 4 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से टिकोले झड़ते नहीं हैं और आम की फसल बेहतर होती है। पशुपालकों के लिए मुर्गी पालन एक बेहतरीन आय का जरिया है। मुर्गी पालन को कम लागत में ज़्यादा मुनाफा प्रदान करने वाला व्यवसाय माना जाता है। यदि आप अंडा उत्पादन के साथ ही मांस उत्पादन के दृष्टिकोण से मुर्गी पालन करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए मुर्गी की उन्नत नस्ल झारसिम का पालन करना बेहतर होगा। झारसिम मुर्गी की नस्ल बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। मुर्गी की यह नस्ल झारखंड के वातावरण में पालन करने योग्य उत्तम नस्ल मानी जाती है। इसकी बढ़वार तेजी से होती है। रखरखाव और देखभाल में अन्य नस्लों की अपेक्षा कम खर्च भी होता है। जाड़े के मौसम में बकरी पालकों को बकरियों का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। सुबह बकरियों को धूप निकलने के बाद ही चरने के लिए निकालें, अन्यथा बकरियों को निमोनिया होने का खतरा रहता है। साथ ही बकरी के छौनों को ज़्यादा ठंड में ढक कर रखना चाहिए। बकरियों के रहने के स्थान पर तापमान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि ठंड से होने वाले दुष्प्रभावों से बकरियों का बचाव हो सके। खेती बाड़ी में सिंचाई कार्य को आसान बनाता है ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप गहरे कुओं, तालाब, नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम है। गहरे कुओं, दूर स्थित तालाब, नहर या अन्य जल स्रोतों से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाता है यह ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप सिंचाई कार्य में लगने वाले मेहनत और मजदूरी की बचत के साथ समय की भी बचत करता है। कम जल उपलब्धता वाले जगहों में इसकी उपयोगिता बहुत है। यह उपकरण बाजार में उपलब्ध है।
और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोम तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलत। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और मन के जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा।
SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो हम अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी और सीधे चला थी जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है, ये जानकारी हम रांची जिला कर इटकी से लेकर आई और यहाँ का जो सफल किसान हैं उनका नाम है रमेश कुमार। भाई रमेश कुमार जो काम करत है, बहुत सुंदर काम करत है। कहे कर मतलब है कि मिश्रित खेती करत है, मिश्रित खेती करके आत्मनिर्भर हुआ था। तो रौरमन जानिला कि मिश्रित खेती में करके का फायदा होवेला, का मुनाफा होवेला। तो चलो सीधे चलत हमारे इटकी और रमेश सिंह जी से बातचीत करत थी। प्राचीन काल से मिश्रित खेती हमारे कृषि प्रणाली का एक अभिन्न अंग रही है। हमारे पूर्वजों ने इसकी संकल्पना मौसम की विपरीत परिस्थितियों में फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से की थी। उस समय भी कई फसलों को एक साथ मिलाकर खेती की जाती थी और वर्तमान समय में भी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इस और प्रोत्साहित करने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। ऐसे ही एक किसान है इटकी प्रखंड के तरगड़ी के रहने वाले रमेश जी, जिन्होंने मिश्रित खेती को अपनाकर आज खुद को सफल किसान के रूप में स्थापित किया है। आज हम आप पहुँचे हैं रांची जिला के इटकी प्रखंड में और हमारे साथ रमेश कुमार नाम के एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पे अपने जीवन को एक नई दशा दिशा देने का कार्य किया है। ये मिश्रित कृषि करते हैं और कहाँ से प्रशिक्षण लिए हैं, किस किस चीज़ की खेती कर रहे हैं, पहले इनकी स्थिति क्या थी और जब से कृषि कार्य में जुड़े हैं तब से इनके जीवन में कितना बदलाव आया है, आइए हम रमेश जी से जानते हैं। खेती करीब तो हम 20 साल पहले से कर रहे हैं, लेकिन सर से BTM सर से मेरा मुलाकात हुआ करीब यही 4 साल पहले। और उसके बाद में सर बोले कि मान के चलिए पहले जिस पौराणिक विधि से जो खेती करते हैं वो तो करबे करते हैं, लेकिन हमसे जुड़े हैं तो कुछ तकनीकी ज्ञान अर्जित कीजिए, कहीं कहीं जाइए, दिखाने के लिए हम लोग को ले जाने लगे। उसके बाद में बहुत सारा बीजा वगैरह दिलाए हम लोग को, जैसे कि गेहूँ दिलाए थे 3 साल पहले बिजाराई से, और फिर बीते साल भी दिलाए, चना दिलाए हम लोग को, और इस बार भी चना मिला है हम लोग को ये NFSM आत्मा से। और यही सब खेती कर रहे हैं हम लोग। आज मिश्रित खेती के जरिए बेहतर तरीके से वे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। पहले ये पारंपरिक तरीके से खेती का काम करते थे, लेकिन जब से इन्होंने मिश्रित खेती को अपनाया है उसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले बहुत कम था, अब तो अच्छा उत्पादन हो रहा है। जैसे कि हम बता रहे हैं, ये हम ड्रिप इरिगेशन में 2 एकड़ में लगाए हुए हैं, और ड्रिप इरिगेशन में हम खेती किए थे, रासायनिक खेती किए थे। उसमें बता रहे हैं कि 3 फसल में, 1 साल में 3 फसल में वहाँ का उर्वरक जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाता था। लेकिन जब हम एक बार गोबर देके उसमें मिल्चिंग किए और ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीके से चलाएं तो उसमें हम 5 फसल लिए। उसमें भी उत्पादन इतना अच्छा रहा कि उसमें जीवामृत का हम प्रयोग किए थे ज़्यादा। एक बार लास्ट फसल है बोल के, और मतलब 5वां फसल में जब हम उसका उपयोग किए तो कहा जाए कि रासायनिक खेती से, रासायनिक तरीके से अगर हम करते तो वो मतलब उसका जो ग्रोथ था वो रुक चुका था। लेकिन जैसे ही जीवामृत देना शुरू किए वो इतना ही ज़्यादा मतलब कि ये पौधा कहा जाए कि एकदम पगला सा गया, एकदम भयानक ग्रोथ होने लगा। ऐसा लगने लगा हमको कि ये धंधा जाएगा, एकदम फलेगा ही नहीं। फिर उसको चलाना हम मतलब कि सप्ताह में 3 दिन चलाते थे, उसको रोक दिए और सप्ताह में 1 दिन चलाना शुरू किए। फिर फल लगा और बहुत ही अच्छा उसका उत्पादन रहा। तो हम कहेंगे कि मान के चलिए कि DAP यूरिया खाद जो बहुत ज़्यादा देने से अच्छा है कि वो गोबर खाद अच्छा से दें और जीवामृत और घनामृत का प्रयोग करें ज़्यादा और अच्छा उपज लें। रमेश जी अपने खेत में सब्जियों के साथ ये अलग फसलों की मिश्रित खेती करते हैं, जिसमें खेती के बेहतर उपज के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल ये करते हैं। सही उपचारित बीज से लेकर सही खाद और सिंचाई के नई तकनीकों को अपनाकर आज इनके खेत में बदलावट आ चुका है और इनके जीवन में भी। जैविक खेती में गोबर का प्रयोग होता है
अधिकतर। और इसमें रासायनिक चीज़ जैसे कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इस सब का उपयोग नहीं किया जाता है। अपने से दवा बना के और उसका प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के तौर पे। और गोबर से जैसे कि हम लोग जीवामृत बनाते हैं गोबर गौमूत्र वगैरह से, ये बेसन हो गया, गुड़ हो गया, ये सब मिला के बनाते हैं जीवामृत। उसी तरह से उसको गोबर में मिला के घनामृत का भी निर्माण किया जाता है। और उसी को हम लोग गोबर के बाद में ये DAP यूरिया जो रासायनिक चीज़ जो देते थे उसके जगह में हम लोग उसका उपयोग करते हैं और उत्पादन लेते हैं। मिट्टी पे क्या प्रभाव पड़ता है? मिट्टी से खराब होती है या नमी मिट्टी की बनी रहती है? ये जो है ना रासायनिक विधि से हम लोग का मिट्टी खराब होने का चांसेस ज़्यादा रहता था और ख़राब हो ही जाता था कहिए, जिससे कि उपज कम हो जाता था, मिट्टी बैठ सा जाता था। लेकिन ये गोबर और ये जीवामृत घनामृत या तो कहा जाए कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो सिस्टम है, इससे ना एकदम ज़मीन सो रहता है ना, भुरभुरा रहता है, फुलकदार रहता है। इससे मतलब कि ज़मीन बैठता नहीं है, उर्वरा क्षमता बढ़ जाता है, उसमें केचुआ का मात्रा बढ़ जाता है। देखिएगा कि अगर वो इस बार हम टाण में ड्रिप इरिगेशन में जो लगाए थे खेती, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीके से जो हम सिंचाई करना शुरू किए, उसको मिला के उसको चलाना शुरू किए, तो वो छेदा जो रहता है ना ड्रिप इरिगेशन का, जो ये पॉलीथीन का जो ये रहता है मिल्चिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, वहाँ से केचुआ निकल के घूम रहा था खेत में। तो वो उससे ये पता चलता है कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग के लिए बेस्ट है और उससे उत्पादन ऐसे भी बहुत अच्छा है। तो हम लोग इसलिए रासायनिक छोड़ते जा रहे हैं और ऑर्गेनिक की ओर आ रहे हैं। कहना गलत ना होगा कि आजकल के युग में खेती योग्य भूमि पर जनसंख्या का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में मिश्रित खेती अपनाकर किसान प्रति इकाई भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली जो है, इसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। इससे कम से कम पानी में अच्छा उत्पादन हो जाता है, हम लोग को मिल जाता है अच्छा उत्पादन। क्योंकि ऐसे साधारण तौर पे हम लोग अगर साधारण खेती लगाते हैं तो उसमें डुबा डुबा के एकदम पूरा सिंचाई करना होता है हम लोग को। और उसमें है कि सीधा पौधे के नीचे पानी जाता है, सीधे पौधे के नीचे जो भी खाद हम लोग चलाना है, जैसे ऑर्गेनिक में हम लोग जो बनाते हैं जो खाद वो चलाते हैं, तो सीधा वो जड़ में ही जाता है और उसको वो अवशोषित करता है। और मात्रा से हम लोग को मान के चलिए कि अगर 2 एकड़ में है तो डेली 1 घंटा पानी खोलना है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगेगा, 1000-2000 लीटर में हो जाता है। और ऐसे ही साधारण तौर पे अगर पटाएं तो हमको लगता है कि 15,000 लीटर से ज़्यादा लग जाएगा। तो चलो हमारे दूसरा जानकारी को और बढ़ा थी, वो भी जानकारी बहुत सुंदर है। खेत में मल्चिंग कर प्रयोग, भाई रोरोमन जाना थी कि मल्चिंग का प्रयोग कब करे के चाहिए, कैसे करे के चाहिए और कौन फसल में करे के चाहिए, ये जानना तो बहुत ज़रूरी है। तो चलो मेरा सीधे चलते हमारे कार जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से बातचीत करे थे। उनका नाम है विजय कुमार सिंह और वो रहे वाला हैं हार पलांडू से। तो चलो सीधे हमारे चलते हार पलांडू और विजय कुमार सिंह जी से इस बारे में जानकारी लेवा थी। आज हम ICAR पलांडू में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के वैज्ञानिक विजय कुमार सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि खेतों में मल्चिंग का प्रयोग क्यों करना चाहिए और इससे क्या लाभ है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार किसान भाइयों। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मल्चिंग होता क्या है। किसान भाइयों, मल्च जो है या जिसको हिंदी में पलवार कहते हैं, पौध के ऊपरी सतह को ढकने की प्रक्रिया कहलाती है मल्चिंग। और ये मल्च जो है आप कई तरह से कर सकते हैं। आप सूखे घास को पौध के किनारे लगा के कर सकते हैं, या जो है आप जो है पुआल से ढक सकते हैं। आजकल जो है जैविक जो है उपलब्ध नहीं है। जैविक का जो है आपका जो है मल्च जो है बहुत अधिक लागत में उपलब्ध नहीं होने के चलते उसका लागत ज़्यादा आता है, और अधिकता में नहीं होने के चलते जो प्लास्टिक मल्च का जो है एक अच्छा साबित हो रहा है इसके लिए, जिसको आप प्लास्टिक मल्च करके जो है किसान भाई जो है अपने खेतों से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये आपने बताया कि मल्चिंग क्या है, जैसे कि प्लास्टिक का ऊपर से खेत में कवर कर देने को ही मल्चिंग कहा जाता है। लेकिन हम आपसे ये जानेंगे कि मल्चिंग से फ़ायदा क्या है। किसान भाइयों, मल्चिंग से बहुत अधिक फ़ायदा है, कई तरह का फ़ायदा है। पहला फ़ायदा तो क्या है कि मृदा का जो है नमी संरक्षण करता है और तापमान को नियंत्रण करता है।
आप जब खेती करते हैं तो आप जो साधारण तरीके से जो खेती करते हैं उसमें जो है आप पौध को जो है पटवन करते हैं, सिंचाई जो करते हैं, तो वो सिंचाई जो करते हैं तो उसका पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाता है और खेत का नमी जो है ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और आपको जल्दी जल्दी पटवन करने की आवश्यकता होती है। अगर आप प्लास्टिक से मल्च करते हैं और उस पर अगर आप खेती करते हैं तो चूँकि मिट्टी जो है प्लास्टिक से कवर रहता है तो उसमें जो है वाष्प बढ़ने का प्रक्रिया कम हो जाता है और वो जो है आपका नमी जो है, मृदा का नमी जो है बरकरार रखता है। तो ये तो हुआ कि चूँकि हमारे झारखंड में चूँकि पानी की कमी है और सिंचाई में दिक्कत होती है तो उस लिहाज से ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस किस तरह की पौधों में, खास करके जो फसल लगाएंगे हमारे किसान भाई, उसके लिए मल्चिंग की आवश्यकता होगी? किसान भाइयों, सब्जी की हर तरह का फसल, टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, सब्जी की जितनी फसलें हैं सारे फसलों में जो है आप जो है मल्च करके जो है अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसका एक दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि हवा और जल से मृदा के कटाव को कम करता है। अगर आप जो साधारण तरीके से खेती करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब बारिश का पानी आता है तो उससे मिट्टी का कटाव हो जाता है। उससे क्या होता है कि मिट्टी के साथ साथ जो है उसका उर्वरा शक्ति भी ऊपर वाला भाग बह के चला जाता है, जिससे जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाता है। लेकिन आप प्लास्टिक मल्च पे अगर आप खेती करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो है खेत का जो है संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण हो जाता है, उसका जो है पोषक तत्व जो है वो बह के नहीं निकलता है। तीसरा फ़ायदा क्या होता है कि प्लास्टिक मल्च पे अगर आप खेती करते हैं तो उसके अंदर जो है मिट्टी जो है वो मुलायम रहता है, जिसके चलते जो है पौध का जड़ का जो बढ़वार तेज़ी से होता है, जिसके चलते पौध जो का जो है में जो ब्रांचेज जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलता है, उसमें फूल ज़्यादा आता है, इससे उसका जो है उत्पादन जो है बढ़ जाता है। तीसरा फ़ायदा क्या है कि अगर प्लास्टिक मल्च पे आप खेती करते हैं या मल्च करके खेती करते हैं तो उसमें खरपतवार का नियंत्रण जो है सबसे अच्छा नियंत्रण होता है। क्या है कि खेती के कार्य में जो है सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है वो खर्च जो होता है खरपतवार नियंत्रण में होता है। कोई भी अगर आप फसल लगाते हैं तो उसमें 3 से 4 बार निकाई गुड़ाई करते हैं और निकाई गुड़ाई करने में आपको ज़्यादा लागत आती है। लेकिन अगर मल्च पे अगर खेती करते हैं तो चूँकि वहाँ का मिट्टी जो है ढका हुआ रहता है और ये जो जिस प्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं ये मल्टी लेयर होता है, इसमें 2 लेयर होता है, एक भाग जो है काला होता है, एक भाग जो है सिल्वर कलर का होता है। मल्च करते समय ऊपर रखते हैं तो क्या होता है कि आप जो मेड़ बना के जो उसको ढकते हैं तो खेत में घास तो निकलता है, लेकिन जो जितने भी पौधे हैं वो जो अपना भोजन जो है सूर्य की रोशनी में बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। तो जो घास निकलते हैं तो वहाँ तक जो है सूर्य की रोशनी काला होने के चलते नहीं पहुँच पाता है, जिसके चलते आपका जो खरपतवार है वो जो है वहीं पे मर जाता है और जितना भी आप पोषक तत्व देते हैं पौधों को पूरा का पूरा जो है आपके फसल को मिलता है, जिसके चलते जो खरपतवार का तो नियंत्रण होता ही होता है, आपके उपज दर में भी जो है काफ़ी वृद्धि होती है। किसान भाइयों, अगर आप मल्च पे खेती करते हैं तो इस फसलों के उत्पादन में जो है 30 से 40% तक जो है वृद्धि की संभावना होती है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि मल्चिंग से खेती करने से काफ़ी लाभ होता है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे अगर खाद वगैरह डालना हो तो फिर उस खेत में कैसे डाला जाए? किसान भाइयों, अगर मल्च पे आप खेती कर रहे हैं तो एक ही बार में जो है आप जो है गोबर खाद, रासायनिक खाद या सारे पोषक तत्व एक ही बार में आप उसको डाल के और उसके बाद जो है आप उसको मल्च कर दीजिए। और अगर आप उसमें टपक सिंचाई विधि का अगर व्यवस्था आप रखते हैं किसान भाई, तो आजकल जो है पानी में घुलनशील खाद जो है वो आता है, जिसको जो है आप उससे चला के जो है पौधे के जड़ के पास जो है पोषक तत्व भी मिलता है। तो इस तरह जो है आप पोषक तत्वों को खाद को आप उसमें चला सकते हैं और अपने फसल को अच्छा। और पौधा हम जब लगाते हैं खेतों में तो वो किस प्रकार से लगाएंगे? किसान भाइयों, अगर प्लास्टिक मल्च पे अगर खेती करना है तो सबसे पहले जो है आप खेत की जो है 3 से 4 बार गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। उसके उपरांत जो है आप मेड़ बनाएं, और मेड़ जो है 2 तरह का, अगर आप बरसात के मौसम के लिए बना रहे हैं तो मेड़ की ऊंचाई करीबन जो है 50 से 60 सेंटीमीटर रखें, और अगर गर्मी के मौसम में आप मल्च पे खेती करना चाह रहे हैं तो मेड़ की ऊंचाई जो है 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचा रखें और चौड़ाई जो है 80 से 100 मीटर की जो है चौड़ाई रखें।
और उसको काटने के बाद ये प्लास्टिक से ढकने के समय जो है आप ध्यान रखें कि दोनों किनारा जो है, दोनों सतह जो है बराबर मात्रा में ज़मीन पे हो, और उसको मिट्टी से जो है टाइट करके जो है अब मिट्टी से ढक दें, ताकि जो है और जहाँ पे आपको पौधा लगाना है, जहाँ पे आपको बीज लगाना है, वहीं पे जो है आप जो है गोलाकार करके जो है प्लास्टिक को काटें और उसमें बीज की बुआई करें या पौध की रोपाई करें। तो किसान भाई बहन मन बताओ, ये दुइयो जानकारी रोरे कैसे लगलक? भाई हम तो हर हफ्ता रोरे मन ले नवा बेस जानकारी ले लिया, और कहे कर मतलब है कि रो ठीक अगर इसर कोई जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची मकिल। हाँ, पिन कोड संख्या भूले के नखे, पिन कोड संख्या जरूर लिखूँ। पिन कोड संख्या है 834001। एगो जानकारी और देवे के रोरेमन के कि देखो रोरेमन कमकाजी आदमी है, मान लो कि रोरेमन के जो पसंदीदा कार्यक्रम है कृषि दर्शन छूट गलत तो चिंता कर बात न के, परेशानी कर बात न के। रोरेमन यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला। तो आज रोरेमन इजाज़त दो, मकील एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक इजाज़त दो, नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।